NGCTC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ये क्या करेगी? एक प्राइवेट कंपनी है जो फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम भारत 2013 के तहत हुआ है और जो कि 100% उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। और ये गारंटी देगी किसको? बैंक को, जब वो MSME को लोन देगी कि आप लोन दें और अगर पैसा आपका डूबेगा तो मैं हूं। अब ये जो प्राइवेट कंपनी आपका जो है, जिसका मैंने नाम लिखा, उसको क्या फायदा है कि लोन गारंटी देने के एवज में ये बोरोवर से चार्ज करेगी और एनुअली एक फीस इनसे लिया जाएगा एज पर द रिड्यूसिंग बैलेंस। जैसे जैसे लोन का बैलेंस कम होगा तो क्या होगा, फिर जो फीस जो है उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट का कहना है कि MSME क्रेडिट, पहले बैंक जो होती थी, आपने सुना होगा कि एक होता है वर्ड क्रेडिट रेटिंग, एक वर्ड होता है सिविल स्कोर। यानी बोरोवर, कोई भी व्यक्ति, बैंक जब किसी को लोन देगी तो लोन देने से पहले वो बोरोवर का चेक करती है क्रेडिट वर्दनेस, एक वर्ड है, इसका मतलब रिटर्न करने की क्षमता। क्या बोरोवर इतना कैपेबल है कि लोन को वापस कर सके? आपको भी कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगती है, जैसे इनकम स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न। उसके अलावा गवर्नमेंट का पोर्टल है सिविल, जहां पे आपका क्रेडिट स्कोर है, यानी आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, आप अच्छे बोरोवर हो, बहुत अच्छे बोरोवर हो या खराब बोरोवर हो, ये सारा जो डिटेल है बैंक को मिलता है। आउटसोर्स करती है बैंक, यानी बैंक बाहर से लेती है और एक्सटर्नल सोर्स को रिलाई करके बैंक डिसाइड करती है लोन देना है कि नहीं देना है। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि लोन देने से पहले बैंक को अपना इंटरनल मैकेनिज्म तैयार करना होगा, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज पे निर्भरता छोड़िए और आप जो है इंटरनल मैकेनिज्म डिजाइन कीजिए और आप इतने सक्षम खुद होने चाहिए टू चेक वेदर द नेटवर्क क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द बोरोवर इज अप टू द मार्क और नॉट। तो ये बैंक को खुद करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इन हाउस कैपेबिलिटी टू असेस MSME, इन हाउस कैपेसिटी टू असेस MSME फॉर क्रेडिट। MSME को जो टैक्स के जितने बेनिफिट मिल रहे थे पहले, वो मिलते रहेंगे। MSME के दायरे में जो मैंने कहा मुद्रा लोन में, जिसमें बाकी तो ठीक है, लेकिन जो तरुण जिसकी लोन की सीमा थी कितनी, 10 लाख तक, उसको बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया गया है। MSME को लोन मिलता है सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये सारी पुरानी पॉलिसी है जो कंटिन्यू होगी और साथ साथ MSME का जो है GST में बहुत सारी छूट है, रिटर्न फाइल करने में बहुत सारी छूट है। तो दीज मेजर्स वे टेक इन द पास्ट, सो दे आर गोइंग टू कंटिन्यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दोज मेजर्स व्हिच हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट और गोइंग टू बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस ईयर। तो ये आपका जो है नेक्स्ट प्रायोरिटी था। उसके बाद जो अगला प्रायोरिटी है कि जैसे एक समस्या इंडिया में है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो जो पीपल व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सच अ जॉब, तो उनके लिए एक समस्या होती है हाउसिंग। वो कमाते थोड़ा है लेकिन उनके इनकम का ज्यादातर हिस्सा दो चीजों पे खर्च हो जाता है, एक हाउसिंग पे और एक फूड पे। तो फूड कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो हाउसिंग जो है एक समस्या शहर में है एंड दे आर पेइंग एट अ वेरी हाई रेट। तो इसके लिए गवर्नमेंट की प्रोग्राम है कि डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन जो है वर्कर के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बनाया जाएगा। डॉर्मेट्री होता है कि एक ही में देखोगे ऊपर नीचे करके टीयर में जो है, इन एक बड़े हॉल में ना जाने कितने बेड लगे होते हैं। तो डॉर्मेट्री टाइप से जो है हाउसिंग को प्रमोट किया जाएगा इन द एरिया वेयर इंडस्ट्रीज आर वर्किंग, और जिससे कि उनका जो रेंटल एकोमोडेशन है उसको कम किया जाए, जिससे दे कैन सेव मोर मनी टू सेंड मोर मनी टू द फैमिली मेंबर्स। तो ये सारी चीज है। उसके बाद जो है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट प्रमोट करने की प्लान करी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अर्बन एरिया है, अर्बन डेवलपमेंट की बात करिए, अर्बन एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नो डाउट निश्चित रूप से रूरल से बेहतर है। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। जो मेजर्स उठाए गए हैं उसमें पहला है कि स्टैंप ड्यूटी को कम करना। कब? व्हेन द प्रॉपर्टी इज बीइंग रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ फीमेल। ये स्टैंप ड्यूटी टैक्स जो है, ये थोड़ा मैं समझा दूं कि जैसे ये लगता है किस पे, व्हेन यू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर आप जमीन या जायदाद खरीदते हैं तो एक वैल्यू होता है रजिस्टर्ड वैल्यू, यानी जिस पे प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करें, आप खरीद रहे हैं, तो उसका जो एग्रीड वैल्यू है, जो रजिस्टर्ड वैल्यू है, उसका एक सर्टेन % स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। अब चूंकि स्टेट का टैक्स है तो हर एक स्टेट का रेट अलग है। अब कुछ स्टेट में तो ठीक है जहां पे महिलाओं को निश्चित रूप से छूट दिया जाता है, क्योंकि स्टेट टैक्स के दायरे में है, इसलिए केंद्र सरकार इसे स्टेट के ऊपर फोर्स नहीं कर सकती है। सिर्फ जो है सजेशन है, रिक्वेस्ट किया गया है। अब जैसे मैं एक एक्चुअल उदाहरण ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की। तो दिल्ली में अगर आप मकान खरीदते हो, तो अगर मकान या जमीन जो भी करो, सपोज की रजिस्टर्ड वैल्यू इज 1 करोड़,
तो इफ द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ फीमेल, यानी फीमेल के नाम पे रजिस्टर्ड है तो स्टैंप ड्यूटी टैक्स है 4 + 1% 5%। अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो रहा है ज्वाइंट नेम पे तो रेट हो, मतलब एक मेल एक फीमेल, तो रेट इज 5+1। और अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो रहा है इन द नेम ऑफ मेल तो फिर 1% और 6+1 हो जाता है। तो ये चीज है। इसके अलावा जो आपका हाउस टैक्स होता है तो वहां भी महिलाओं को 30% रिबेट दिया जाता है। कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि अगर महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है तो महिलाओं को उसमें छूट मिलता है पुरुषों अपेक्षा। तो उसी में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जहां पे ये नहीं है, जहां पे कोई भेदभाव नहीं है, तो उन स्टेट से रिक्वेस्ट किया गया, इट इज ओनली रिक्वेस्ट, इट कैन नॉट बी मैंडेटरी बिकॉज स्टैंप ड्यूटी टैक्स दे कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप उस पे क्या करें, आप जो है वहां पे स्टैंप ड्यूटी टैक्स को, अगर महिलाएं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसको कम करें। एक तो ये है। उसके बाद जो है हम बात करें वाटर मैनेजमेंट। शहरों की एक मेन समस्या है वाटर मैनेजमेंट। शहर में तो जो पानी का जो जल स्तर है भूमि का घटता जा रहा है और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप देखें क्या बुरा हाल होगा जहां जब पानी खत्म हो जाए। दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है केप टाउन। केप टाउन में पानी खत्म है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है नो वाटर सिटी। भारत में अब शुरुआत है। जैसे प्रॉब्लम आ रहा है बेंगलुरु में, कल आपके शहर का नंबर होगा। तो वाटर का वेस्टेज बहुत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये तो यूज कम है, मिसयूज ज्यादा है। तो यहाँ पे शहर में कम से कम जो है वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को इनवाइट किया गया है कि हम लोग मिलकर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अर्बन एरिया का ये सबसे बड़ा समस्या है आने वाले समय में। पानी की समस्या हर एक शहर में आ रही है और दिल्ली में भी मैंने देखा है, खास करके जो गर्मी का समय है, एक्यूट प्रॉब्लम वाटर। ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या अभी थोड़ी कम है। अब जो है भारत की बात करें, जो स्ट्रीट मार्केट है, ये स्ट्रीट मार्केट क्या है, उसको सरकार करी प्रमोट करने का। ऐसा क्यों? स्ट्रीट मार्केट का कंसेप्ट क्या है? अब जैसे पुराना समय था तो जब हम लोग बार्टर सिस्टम पे जाते थे तो गांव में वीकली बाजार लगता था जिसको हम लोग कहते थे हाट, जहां पे ट्रेडर्स मिलते थे, यानी कि बेचने वाला खरीदने वाला, और ट्रेडिंग होती थी। अब उसी का कंसेप्ट जो है शहर में आ गया है वीकली मार्केट। कभी देखोगे कभी मंडे मार्केट, कभी संडे मार्केट, कभी ट्यूसडे मार्केट, तो ये चलता रहता है। ये इसको प्रमोट करने की क्यों बात करी है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं। अब दिल्ली में मान लो 7 दिन है तो 7 मार्केट है, तो बहुत सारे जो है स्पेशल जगह होता है जहां पे लोग मार्केट लगाते हैं, टेम्पोररी मार्केट, आपने देखा होगा। तो एक तो जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका इसी से रोजी रोटी चलता है, और साथ साथ दीज पीपल आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट अ लो प्राइसेस, यानी कि हर एक कैटेगरी का जो कंज्यूमर है वो इनके प्राइस को अफोर्ड कर सकता है। तो इट इज बेसिकली इट हैज टू सॉल्व डबल पर्पसेस, और यही कारण है कि स्ट्रीट मार्केट को गवर्नमेंट प्रमोट करने की बात करी है, लेकिन इट शुड बी इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक प्रॉपर तरीके के साथ। नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। उसके बाद जो है जो बात करें अगली प्रायोरिटी, विकसित भारत की बात करें। 2047 हमारा लक्ष्य है और भारत विकसित तभी होगा जब भारत का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। और इसके लिए भारत सरकार पहले कोशिश कर रही है कि वर्ल्ड की तीसरी जो है जीडीपी के आधार पर इकोनॉमी बन जाए। अभी हम 5वें पे हैं और अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है, कोई कहता है 2030 में, लेकिन अभी IMF का रिपोर्ट आया कि 2030 नहीं बल्कि 2027 तक ही भारत का जो है इकोनॉमी क्या होगा, वो $5 ट्रिलियन, यानी 5वें से तीसरे पे आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अब आइए सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, हम बात करें इंक्लूसिवनेस। क्योंकि पूरे बजट का, बल्कि पिछले कई सालों के बजट का जो थीम है वो है इंक्लूसिवनेस, मींस लेट अस इंक्लूड दोज हु रिमेन एक्सक्लूडेड। लेमन टर्म में सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उनको भी साथ लेके चलें जो पीछे छूट गए। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, ये कोई ग्रुप हो सकता है, 12वां पंचवर्षीय ना कहता है ये महिलाएं हैं, और कुछ क्षेत्र भी हो सकते हैं। अब जैसे विशेष तौर पे मैंने कहा बिहार की चर्चा की गई, बिहार के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है। और एक बिहार के बारे में आपको पता होगा, बिहार का जो सौरव है, शोक है, वो कौन है? कोसी नदी। तो कोसी जो है बिहार के ऊपर आप देखोगे नेपाल है। नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, पहाड़ी है, पहाड़ पे बारिश भी ज्यादा होती है और पहाड़ पे पानी टिकता नहीं है। तो वहां से जो पानी निकलता है बहुत तेजी के साथ, तो वो पूरे कोसी बेल्ट को नुकसान किया हुआ है। कोसी का जो करंट होता है वेरी फास्ट एंड वो मिट्टी बहुत ज्यादा काटता है। तो कोसी बेल्ट समस्या से परेशान है एंड यू कैन नॉट फाइट द नेचर। नेचर के साथ आप जो है मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या? तो इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली वो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। वो क्या है इंटरलिंकिंग? तो आपने पढ़ा होगा केन बेतवा प्रोजेक्ट है, वो अलग है, लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट लेके आई है, दैट इज कॉल्ड
कोसी और मेची। मेची नेपाल का एक रिवर है, यानी इन दोनों का एकीकरण, यानी कोसी से क्या बनाया जाएगा, एक लिंक क्रिएट होगा बड़े बड़े नहर के थ्रू ये नेपाल के मेची नदी तक, और कोसी में जैसे ही एक्सेस पानी आएगा तो फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कोसी को कोसी के शोक से मुक्त करने के लिए इसके अलावा बिहार के पास और कोई विकल्प नहीं है। तो देखते हैं ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है और ये कब खत्म होता है। तो ये जो बजट है इसमें बहुत सारे जो कदम है उठाए गए हैं। अब जैसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपने देखा होगा काशी कॉरिडोर प्रमोट किया गया, उज्जैन कॉरिडोर प्रमोट किया गया। अब 2 कॉरिडोर और प्रमोट करने की बात हुई है। एक आपका विष्णुपाद टेम्पल, विष्णुपाद टेम्पल साउथ में है, वहां भी कॉरिडोर बनेगा, और दूसरा आपका जो है महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, यानी बोधगया में। ये अनफॉर्चुनेटली बोधगया या गया जो है वो बहुत प्रमोट नहीं किया सका ट्रिमोट, क्योंकि दुनिया वो एक तरह से मान के चलो जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए समझो कि मेन सेंटर है, और अभी भी दुनिया में कम से कम 6-7 देश जो हैं वो इस धर्म को पूरी तरह फॉलो करते हैं, जैसे जापान है, थाईलैंड है। तो ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से, लेकिन अब तो थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ है, पहले तो बहुत बुरा हाल था। अब इसको बिल्कुल बनाया जाएगा जो कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉरिडोर, जिससे कि बिहार की आर्थिक उन्नति भी होगी और टूरिज्म को भी क्या मिलेगा, बढ़ा होगा। और जब टूरिस्ट आते हैं तो निश्चित रूप से चेन ऑफ एक्शन रिएक्शन होता है कि फिर जो है रिमेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप होते हैं ना वो खुद ब खुद क्या होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच ऑफ अ कंट्री और मे बी ऑफ अ रीजन। तो एक तो आपका ये है। बिहार में एक और जगह है जहां बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड राजगीर। राजगीर जो है टूरिस्ट स्पॉट है, और जो लोग आप लोग बिहार के हैं राजगीर के बारे में जानते होंगे, हो सकता है गए भी हों, जो नॉन बिहारी हैं वो भी हो सकता है गए हों। राजगीर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे मेन है वहां का गर्म कुंड, यानी एक ऐसा कुंड है जो हमेशा गर्म पानी रिलीज करता हो, चाहे गर्मी हो या जाड़े का मौसम हो, और कहा जाता है कि उसमें नहाने के बाद जो है आपका शरीर जो है बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा। तो राजगीर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सेंटर, एंड द की इज बेसिकली नालंदा। नालंदा का इतिहास आपको पता ही है, somehow it got destroyed। नालंदा को रिवाइव करने की बात हो रही है। नालंदा को न सिर्फ एजुकेशनल हब बनाने की बात हो रही है, बल्कि नालंदा को टूरिस्ट का हब भी बनाया जाएगा, और जो पुराना ग्लोरी है नालंदा का उसको दिखाने की बात होगी, उसको वापस लाने की, जिससे पूरी दुनिया के लिए एक लेसन होगा। पूरी दुनिया देखेगी कि हाउ इंडिया वाज वेरी रिच, ठीक है, इन द पास्ट में इंडिया बहुत रिच था। और लोग कहते भी हैं जब वेस्टर्न वर्ल्ड में स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो रही थी तो भारत में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज काम कर रहे थे, यानी इंडिया वाज डूइंग वेल, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन वी लॉस्ट द मोमेंटम, और हमने कभी ऑनेस्टली उस पर काम नहीं किया। तो वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, वी आर ट्राइंग टू गेट बैक द मोमेंटम, और इससे जो है न सिर्फ इंडिया का डेवलपमेंट होगा, इट विल बी मल्टी डायमेंशनल, प्रोवाइडिंग the whole world each and everything whatever they want. India has such the potential, और that's why we have targeted our priorities and we are doing very well. भारत में अभी की बात करें जो पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस है, तो ऑलमोस्ट जो है हर एक सेक्टर ने प्रगति की है। यहाँ तक कि जो हमारा सबसे मेन हेडेक था, जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी बात करें, बिहार के साथ साथ उड़ीसा की बात करें, काफी पोटेंशियल लगता है वो स्टेट, लेकिन उड़ीसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उड़ीसा जो है उसको बेनिफिट है कि वो कोस्टल एरिया भी है, लेकिन उड़ीसा में टूरिज्म का स्कोप है, लाइक पुरी बीच, लाइक कोणार्क टेम्पल, लाइक जगन्नाथ टेम्पल, लाइक चिल्का लेक, एक्सवाइजेड। लेकिन उड़ीसा टूरिज्म की स्थिति बहुत ही बेकार है। इट्स अ कंप्लीट मिसमैनेजमेंट। नो वन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द टूरिस्ट, सो दैट नीड्स टू बी reorganized, you can say। तो उड़ीसा कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मेजर सेंटर फॉर टूरिज्म एंड द अदर पर्पसेस। अगर हम नीति आयोग की बात करें उसे तो पता चल जाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक जारी करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रैंकिंग बताती है, तो नीति आयोग भी जारी करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट वाइज, और उड़ीसा का नंबर है 28, यानी उड़ीसा में बिजनेस करना सबसे डिफिकल्ट है, ये हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड भी कहता है। तो जो भी एरिया जो हमारे पीछे हैं, जहां पे पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे क्या करेंगे, काम करें, जिससे कि इंडिया का क्या हो, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो। तो यही सारे प्रायोरिटीज हैं जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो बजट में ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार आप पूरी तरह से बजट पढ़ लें। जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज सर्वे, बिकॉज सर्वे इज द फॉर द पास्ट, यानी पिछले एक साल में इंडिया में सेक्टर वाइज क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, वो सारे आपको सर्वे में दिए जाते हैं। एंड इट इज ऑथेंटिक। ये ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज होता है। तो सर्वे को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, सर्वे को बेस बनाओगे, तो फिर आपका पिछला एक साल का जो करंट अफेयर्स है हमारे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।